नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू वेल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन और यह हमारे सेशन का तीसरा पार्ट है। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट 3 विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। और शुरू करते हैं दोस्तों डायरेक्टरी रूल से, और ये जानेंगे कि ये डायरेक्टरी रूल किस तरीके से रीजन बनता है नेपोलियन के आगमन का। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, जैकोबिन क्लब का जो लीडर था रोबेस्पियर, उसको मार डाला गया। जैसे ही उसको मारा जाता है तो लीडरशिप का खात्मा हो जाता है फ्रांस में। एक वॉइड क्रिएट हो जाता है, एक खालीपन क्रिएट हो जाता है फ्रांस में। तो इस खालीपन को भरने के लिए सामने आती है मिडिल क्लास, और जो अमीर लोग होते हैं मिडिल क्लास के, बहुत ज़्यादा ये अब ग्रीडी बन जाते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों, इन्होंने आते ही कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया और आते ही लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया। पीजेंट्स और आर्टिसंस, जो गरीब क्लास के लोग थे, उन लोगों को वोट डालने से मना कर दिया गया, उनके अधिकार को छीन लिया गया। इसी के साथ ही इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की पेशकश की, जिसमें एक डायरेक्टरी रूल होगा, और उस डायरेक्टरी रूल ने आगे चल के एग्जीक्यूटिव्स की पेशकश की। इस एग्जीक्यूटिव्स में पहले होता था सिर्फ एक ही व्यक्ति, लेकिन अब जो है इसमें 5 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव बनाए जाने का प्रावधान किया गया। वही यहाँ पर लिखा है। दूसरी बात कि ये जो डायरेक्टर्स थे, ये अपनी मर्जी चलाते थे और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लोग अपनी मर्जी चलाते थे। तो इनसे क्या होता था, इन दोनों के बीच में क्लैशेस शुरू हो गए। जब इनके बीच में क्लैश शुरू हुआ दोस्तों, तो अगेन फ्रांस में एक अजीब सी सिचुएशन आ गई। अब ढंग से कोई लीडरशिप नहीं थी, तो उस अजीब सी सिचुएशन का फायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्टे ने, और नेपोलियन बोनापार्टे उभर के आया फ्रांस में, फ्रांस के राजा के रूप में। नेपोलियन के बारे में बात करने से पहले दोस्तों बात करते हैं कि महिलाओं ने क्या योगदान दिया फ्रांस की क्रांति में। तो महिलाओं ने बहुत सारे इवेंट्स में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि पुरुष जो थे वॉर में जाते थे, और महिलाएं जो थी आजीविका कमाने का काम करती थी, यानी जॉब करती थी। लेकिन फिर भी कई सारी महिलाओं को एजुकेशन में एक्सेस नहीं था, जॉब ट्रेनिंग उनको किसी भी प्रकार की नहीं मिली हुई थी। एजुकेशन में एक्सेस सिर्फ अमीर लोगों की बेटियों को था, यानी जो व्यक्ति अमीर होगा सिर्फ वही कॉन्वेंट में जाके स्टडी कर सकेगा, और वो अगर उस व्यक्ति की, उस लड़की की अगर स्टडी कंप्लीट हो जाती थी तो उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाती थी। इससे क्या था दोस्तों कि कई सारे जो फ्रांस की पढ़ी लिखी महिलाएं थी वो बहुत परेशान थी। दूसरी बात कि 1971 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसने, मैंने आपको कल भी बताया था कि इसने एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स के रूप में एक भेदभाव ला दिया सिटीजन्स के बीच में। तो महिलाएं जो थी, इनको पैसिव सिटीजन्स बना दिया गया। तो इनकी बिल्कुल ये जो इनका रोल था, ये अपने इस रोल को लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी, और इन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। इनका जो डिमांड थी वो ये थी कि पहले तो इनको अधिकार दिया जाए वोट डालने का, कि ये पैसिव सिटीजन बन के नहीं रहना चाहती, इनको एक्टिव सिटीजन बनना है। दूसरा कि असेंबली में चुने जाने का अधिकार भी महिलाओं को होना चाहिए। तो ये जो था दोस्तों, महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ने लग गई। अब क्या होता है दोस्तों कि अब हम बात करते हैं आगे इनके अधिकारों को लेकर। तो होता क्या है दोस्तों कि जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट होती है, उसने क्या किया, ऐसे ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस किए जिससे महिलाओं की सिचुएशन अच्छी होने लगी। सबसे पहला जो कानून था कि स्कूलिंग को हर लड़की के लिए कंपलसरी कर दिया गया। दूसरा कि अब किसी भी लड़की की उसकी खुद की इच्छा के अगेंस्ट शादी नहीं की जा सकती थी। तीसरा जो था कि डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया, कानूनी बना दिया गया, और मेल और फीमेल कोई भी इसके खिलाफ अर्जी दे सकता था। तो महिलाओं को हर कदम पे सशक्त करने की कोशिश की जा रही थी। उनको हर अधिकार दिए गए, लेकिन वोटिंग राइट अभी भी उनको नहीं दिया गया। तो महिलाओं को अपना ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल राइट चाहिए था, ये वोटिंग राइट चाहिए था। 200 सालों तक लगातार इन्होंने डिमांड की, और उसका नतीजा ये रहा कि 1946 में फ्रांस में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दे दिया गया। ये तो थी दोस्तों महिलाओं की बात। अब अगर हम बात करें कि स्लेव्स का जीवन कैसा था, तो जैकोबिन जो सरकार थी उसने स्लेवरी को खत्म कर दिया, और बहुत इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म्स के रूप में जैकोबिन का ये कार्य देखा जाता है।
17वीं शताब्दी में स्लेवरी की शुरुआत हुई थी और ये ट्रायंगुलर थी। जैसे यहाँ पे अमेरिका है, ये अफ्रीका है और ये यूरोप है। तो अमेरिका और अफ्रीका से स्लेव्स आते थे और ये यूरोप के लिए अपना कार्य करते थे। तो स्लेव कहाँ के हैं? अफ्रीका और अमेरिका के, लेकिन काम किस लिए कर रहे हैं? यूरोप के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो यूरोप की जो डिमांड थी, जैसे शुगर की, कॉफ़ी की, इंडिगो की, तो इन तीनों डिमांड्स को और इस तरीके की कई सारी डिमांड्स को पूरा करने के लिए ये जो स्लेव्स थे दिन रात कार्य करते थे। इन स्लेव्स को एक जगह से दूसरी जगह, यानी यदि अफ्रीका से यूरोप जाना हो या अमेरिका से यूरोप जाना हो तो इसके लिए इनको बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता था, बहुत लंबा वोयाग करना पड़ता था। शिप्स में इन लोगों को भर भर के ठूस ठूस के भर दिया जाता था और 3 महीने लंबा सफ़र होता था। और उस सफ़र को तय करने के बाद जब ये स्लेव्स अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते थे तो इनको प्लांटेशन ओनर्स के हाथों में बेच दिया जाता था। तो इनको एक सामान की तरह ट्रीट किया जाता था। अब क्या होता है दोस्तों कि स्लेवरी का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, इन लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए एक कन्वेंशन होता है लेजिस्लेटर का 1794 में और एक कानून बनाया जाता है जिससे स्लेवरी को ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों नेपोलियन आता है और स्लेवरी को वापस से री इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। बहुत लंबे समय तक फिर स्लेवरी चलता है, लेकिन 1848 में 1848 में फाइनली स्लेवरी को यानी दास्ता को ख़त्म कर दिया जाता है, इसका उन्मूलन हो जाता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों रिवॉल्यूशन का, जो इतने लंबे समय तक जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन चला उसकी क्या उपहार फ्रांस को मिला, तो सबसे पहली बात जो मोनार्कियल सिस्टम था, राजशाही थी, उससे अब हटके अब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। यानी कि 1791 में सबसे बड़ी जो चीज़ मिली वो थी कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को क्या दिया? सेंसरशिप का खात्मा कर दिया, यानी प्रेस को अब आज़ादी दे दी गई, लोगों को बोलने की आज़ादी दी गई और उनको अपना अभिव्यक्ति एक्सप्रेस करने का अधिकार भी दे दिया गया और ये उनके नेचुरल राइट बना दिए गए, यानी जन्म सिद्ध अधिकार लोगों को दे दिए गए। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेपोलियन बोनापार्टे के राइज की। तो होता क्या है, 1804 में फ्रांस में खालीपन की सिचुएशन आ जाती है और इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के नेपोलियन जो है अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस घोषित कर देता है। जब नेपोलियन अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस घोषित कर देता है तो इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है और वो ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़ को कॉन्कर करना है। नेपोलियन को पता होता है दोस्तों कि फ्रांस में इतने वर्षों तक रिवॉल्यूशन चला है और फ्रांस के लोग अपने राजा से दुखी हैं और इसलिए उन्होंने राजा को उखाड़ के फेंका और डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की। लेकिन नेपोलियन एक झटके में दोबारा से डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देता है और फिर से फ्रांस में राजशाही ले आता है। लेकिन अब ये लोगों के भले के लिए काम करता है। क्या काम करता है? सबसे पहले तो ये कि प्रोटेक्शन करता है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का। क्या था दोस्तों कि मोनार्की सिस्टम में जो आपके पीजेंट्स थे, यानी जो लोग कम अमीर थे या अमीर नहीं थे, गरीब थे, तो उनको प्रॉपर्टी लेने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन नेपोलियन ने न सिर्फ हर व्यक्ति को प्रॉपर्टी देने का अधिकार दिया बल्कि उसकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन भी नेपोलियन ने की। दूसरा जो था कि यूनिफॉर्म डेसिमल सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ये नेपोलियन लेके आया। इससे पहले क्या होता था दोस्तों, जब हम मोनार्की की बात करें, लुई 16 के टाइम की बात करें, तो जैसे मान लीजिए 36 स्टेट्स हैं और उनमें हर स्टेट में अपनी खुद की करेंसी होती थी, हर स्टेट की अपनी करेंसी होती थी और हर स्टेट का अपना नापने तोलने का हिसाब किताब अलग होता था। इससे क्या होता था दोस्तों, जो पीजेंट्स होते थे, गरीब किसान होते थे, हर स्टेट में उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था। इस परेशानी को देखते हुए नेपोलियन ने क्या किया, मतलब 30 करेंसीज की जगह पे सिर्फ वो 2 करेंसी लेके आ गया। 2 करेंसी आ गई प्लस उसने यूनिफॉर्म डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि अब हर स्टेट का अलग अलग नहीं होगा, सिर्फ एक ही डेसिमल सिस्टम होगा वेट एंड मेजर करने का। नेपोलियन ने न सिर्फ पॉजिटिव काम किए बल्कि नेगेटिव काम भी किए। जैसे उसने सेंसरशिप को दोबारा से री इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी आप अब नेपोलियन के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अगर नेपोलियन की तारीफ करना चाहे तो उसकी आपको परमिशन है। दूसरा कि लोगों को फोर्स किया जाता था कि वो नेपोलियन की आर्मी को ज्वाइन करे और युद्ध में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले।
तो क्यों? क्योंकि दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज को कॉन्कर करना चाहता था। अब क्या था दोस्तों कि यूरोप में नेपोलियन की आर्मी इतनी बड़ी हो गई थी कि नेपोलियन बहुत ज़्यादा तेजी से एक के बाद एक देश को अपना गुलाम बनाता जा रहा था। इससे डर के यूके, प्रशिया और बेल्जियम जैसी कंट्रीज इनसे डर गई। ऑस्ट्रियो हंगरी जैसी कंट्रीज इससे डर गई। क्या हुआ? इन सब ने ये सोचा कि धीरे धीरे करके ये तो सभी को गुलाम बना रहा है, अगर हमें भी इसी स्पीड से रहा तो ये हमें भी गुलाम बना लेगा। तो इन्होंने क्या किया? वाटरलू यानी बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में ये चारों के चारों अकेले फ्रांस के खिलाफ लड़ते हैं और फाइनली एक शेर 4 देशों के बीच में ढेर हो जाता है, यानी कि नेपोलियन की लड़ाई यही खत्म हो जाती है वाटरलू की हार के बाद 1815 में। यहाँ पे ख़त्म होती है दोस्तों फ्रांस की क्रांति। अब अगर हम बात करें कि पूरी दुनिया को इसकी हेरिटेज के रूप में क्या मिला, तो पूरी दुनिया को लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक आइडियाज़ मिले, डेमोक्रेटिक अधिकार मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेगेसी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। इसने फ्यूडल सिस्टम यानी सामंती व्यवस्था को ख़त्म किया। फ्रांस में जो चेंज आए उन्होंने पूरी दुनिया में इंडिपेंडेंस का रास्ता सामने ला दिया। पूरी दुनिया में बेटर नेशन के लिए लोगों ने इन आइडियाज़ को इस्तेमाल किया। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो टीपू सुल्तान और राजा राममोहन रॉय जैसे जो लोग थे, इन्होंने भी फ्रांस के आइडियाज़ का ही अपनाया और आगे भारत की आज़ादी में बहुत इंपॉर्टेंट अपना योगदान दिया। ये था दोस्तों आज का सेशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।